Hello, my class 9th lovely students. Welcome to Step Up Academy. I'm समीर त्रिपाठी और सोशल साइंस एजुकेटर और आज इस वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं हमारी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि सर इंडिया की रिलेटिव लोकेशन क्या है और इंडिया का साइज क्या है। बट सर बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक लेट अस टॉक अबाउट कि सर ज्योग्राफी होता क्या है। हम उस सब्जेक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सर ज्योग्राफी इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू टर्म्स, जियो एंड ग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। सो पीपल, व्हाट इज दिस ज्योग्राफी? सर ज्योग्राफी इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। नाउ जब पहले के पुराने समय से जब हम ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हैं तो ज्योग्राफी को हमेशा एक ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता था, वो होता था फिजिकल ज्योग्राफी। कि सर अब जब अर्थ का डिस्क्रिप्शन हम कर रहे हैं तो अर्थ का डिस्क्रिप्शन हम किस फॉर्म में करेंगे? तो अर्थ का डिस्क्रिप्शन सर हम करते थे माउंटेन्स के फॉर्म में कि सर कहाँ पे रिलीफ फीचर कैसा है, रिवर्स कहाँ पर हैं, वैलीज कहाँ पर हैं, डेजर्ट्स कहाँ पर हैं, फॉरेस्ट कैसे हैं, वाइल्ड लाइफ कैसी है, मिनरल रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे हम फिजिकल ज्योग्राफी में। बट धीरे धीरे करके ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ और सर हमने बात करनी शुरू की कि सर अर्थ इट इज इंपॉर्टेंट, बट अब जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो ह्यूमंस प्ले कर रहे हैं। बिकॉज अर्थ के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सबको आखिर एक्सट्रैक्ट और यूज कर कौन रहा है? सर वी द ह्यूमंस। तो एक नया फॉर्म ऑफ ज्योग्राफी को पढ़ने का शुरू हुआ एंड दैट इज नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन या ह्यूमंस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उनके सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में, उनके एज ग्रुप के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में और जनरल एक ओवरऑल स्टडी करते हैं कि सर ह्यूमन पॉपुलेशन आखिर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो अर्थ की ज्योग्राफी है और जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से वो अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे जो क्लास 9th का सिलेबस है वो अभी पूरी तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी पर बेस्ड है और वो भी हमारा जो मेन पूरा फोकस होगा वो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर होगा। हम समझेंगे कि सर आखिर इंडिया के अंदर साइज और लोकेशन क्या है, इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या हैं, इंडिया में मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पर कैसे मिल रहे हैं। सर हम देखेंगे कि सर और क्लाइमेट कैसा है, रिवर वैलीज और ये सारी चीज़ें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, रिवर्स और ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, एंड ऑल द फिजिकल फीचर्स विल ट्राई टू कवर इन आवर क्लास 9 सिलेबस। सो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि सर किस तरीके से सर हमारा जो क्लास 9th का सिलेबस है वो पूरी तरीके से बेस्ड है फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर। बात करें सर इंडिया के बारे में तो इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशन। फाइन, जो ओल्डेस्ट कंट्री या जिसकी हम बात करते हैं कि सर इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन की ही अगर हम बात करें तो सर इट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। पुरानी सिविलाइजेशंस की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का नाम उसमें गिना जाता है और इंडिया की सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, कंटेम्प्रेरी थी चाइनीज सिविलाइजेशन की, कंटेम्प्रेरी थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। तो जो सर हमारा इंडियन कल्चर और कस्टम है वो काफी पुराना है और काफी हिस्टोरिकल है। ऑल्दो फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स ने हमें रूल करना शुरू किया था और उसके अलावा उससे पहले भी फॉरेन रूल हमारे ऊपर कुछ लंबे पीरियड तक रहा था। बट उसके बाद भी हमारी आज़ादी के बाद इंडिया हैज शोन अ रिमार्केबल ग्रोथ in field of agriculture, in field of industry, in field of science and technology and in field of communication। और आज इसी इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि सर आखिर ये जोग्राफिकली इंडिया लोकेटेड कहाँ है, इंडिया का साइज कैसा है, इंडिया के हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसकी लेंथ के बारे में बात करेंगे एंड एवरीथिंग वील डिस्कस इन दिस चैप्टर। द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भी लिखा हुआ है कि सर इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट और इंडिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फाइन, अब फ्रेंड्स सवाल ये आता है कि जब हमें किसी भी कंट्री के लोकेशन के बारे में डिस्कशन करना होता है तो वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि पूरा अर्थ जो है, पूरा वर्ल्ड जो है या पूरा अर्थ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयर इज वन लाइन जो यहाँ सेंटर से पास होती हुई जा रही है, अगर आप ध्यान दें, और ये पूरे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन कौन से? सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सर सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ सर्कल। फाइन, तो एक हेमिस्फीयर कौन सा है? सर सदर्न हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर कौन सा है? सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर आप वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया को अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया सर कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? सर इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? सर इंडिया इज द पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट एंड पर्टिकुलरली
इंडिया जो है वो कंप्लीटली साउथ एशिया में लाई करता है। आई होप आप सबको सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के नाम याद हैं, अगर नहीं है तो जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि सब हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। और अगर हम बात करें 5 ओशंस के बारे में तो सर हमारे पास है पैसिफिक ओशन, हमारे पास है अटलांटिक ओशन, हमारे पास है इंडियन ओशन, हमारे पास है आर्कटिक ओशन और हमारे पास है सदर्न ओशन। तो सर हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस हैं। इंडिया लाई करता है एशियन कॉन्टिनेंट में, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली इंडिया लाई करता है सदर्न एशियन कॉन्टिनेंट में। और एशियन कॉन्टिनेंट कौन से हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है फ्रेंड्स? सर इट इज लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ वन मोर थिंग टू फोकस हियर इज कि सर यहां पे आप एक और लाइन देख पा रहे हैं जो पूरे अर्थ को 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से 2 पार्ट? सर एक हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आप इससे और रिलेटिव लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं इंडिया की कि सर इंडिया एग्जैक्टली कौन से हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। बिकॉज सर अब जो है अर्थ 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो चुका है। सर नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ साउथ, सर इट्स साउथ ईस्टर्न एंड देन अगेन नॉर्थ ईस्टर्न। फाइन। तो अब आपको इसमें ये देखना है कि इंडिया का रिलेटिव लोकेशन क्या है। सर इंडिया इज पर्टिकुलरली लाइंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये इस पर्टिकुलर पार्ट में लाई कर रहा है इंडिया, एंड वो लाई करता है एशियन कॉन्टिनेंट में, पर्टिकुलरली सदर्न एशियन कॉन्टिनेंट में। फाइन। बट सर सवाल अब ये आता है कि अगर हमें किसी भी जगह की एक एक्यूरेट लोकेशन बतानी है तो हम कैसे बताते हैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में, कि सर अगर मुझे बतानी है कि ये पर्टिकुलर कंट्री इस जगह पे लोकेटेड है तो हम कैसे बताएंगे? क्योंकि फ्रेंड्स पुराने टाइम पे तो गूगल मैप्स होता नहीं था, आज के टाइम पे तो इट हैड बिकम वेरी ईजियर टू पुट अप द लोकेशन एंड गूगल मैप्स आपको सारे रास्ते दिखा के वहां तक पहुंचा देगा। बट एंशियंट टाइम में तो कोई भी गूगल मैप होता नहीं था और वो सिर्फ कंपास लेके मैप देखते हुए एक डायरेक्शन में बढ़ते थे एंड वो उस जगह का पता लगाते थे। सो हाउ दे यूज्ड टू डू इट? Sir, they used to do it with the help of coordinates. किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में अगर हमें बताना होता है तो हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और उस कोऑर्डिनेट्स को बताने के लिए हम यूज करते हैं इमेजिनरी लाइंस को जो पूरे अर्थ में बनी हुई है एक वेब की तरह, और उन इमेजिनरी लाइंस को कहा जाता है सर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अगर आप ध्यान दें तो पूरा अर्थ एक इमेजिनरी लाइन के वेब से बना हुआ है, पूरे अर्थ को हमने इमेजिनरी लाइन के वेब के फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है, और इनमें ये जो 2 इमेजिनरी लाइन है इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स, और इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स देते हैं जिससे उस जगह के एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा सके मैप पर। फाइन। तो सर ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड सब होते कैसे हैं, ये किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं, हम ये सब कैसे करते हैं? नथिंग टू वरी अबाउट, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। बट आइए पहले समझ लेते हैं कि ये लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स होते क्या क्या हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सर लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो आप सब ने मैप तो देखा है और उसमें आपको पता है कि सर इक्वेटर करके एक लाइन है जो पूरी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो जितनी भी लाइंस इक्वेटर के पैरेलल रन करती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये सबसे इजी तरीका है लैटिट्यूड्स को याद रखने का कि सर इक्वेटर याद रखिए और इक्वेटर के पैरेलल में जितनी भी लाइंस रन कर रही हैं वो सब क्या कहलाएंगी? सर लैटिट्यूड्स, बिकॉज इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड, और इक्वेटर के पैरेलल में जितनी भी लाइंस हैं लैटिट्यूड्स। फाइन। लेटी हुई लैटिट्यूड्स। फाइन। इसको आप किस तरीके से समझते हैं कि सर इन लैटिट्यूड्स का यूज क्या है? तो लैटिट्यूड्स दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर द मेजरमेंट ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ ऑन अ मैप और अ ग्लोब नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। कि सर पर्टिकुलरली कोई भी जगह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है वो हमें कैसे पता चलेगा? सर वो पता चलता है हमें लैटिट्यूड्स के थ्रू। अगर आप देखें कि सर ये अर्थ है, ये सर एक इक्वेटर पास कर रहा है, अब मुझे किसी भी कंट्री की लोकेशन बतानी है तो सबसे पहली चीज मुझे बताना है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर पे है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दिस लैटिट्यूड्स, आई विल यूज दीज लैटिट्यूड्स, और इन लैटिट्यूड्स के यूज से मैं बताऊंगा कि सर कोई भी पर्टिकुलर जगह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो जितनी भी लाइंस पैरेलल चल रही हैं इक्वेटर के उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। अब सर जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, व्हाइल वी आर राइटिंग कोऑर्डिनेट्स, तो हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं? सर कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, हम लिखते हैं डिग्री, मिनट्स, सेकेंड्स। तो मैं बात करूं अगर अर्थ के लैटिट्यूडनल या सॉरी इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में, तो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब सर ये नॉर्थ कैसे डिसाइड हुआ? तो अगर आप
ध्यान देंगे फिर से कि इंडिया सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है, बिकॉज लैटिट्यूड्स बता क्या रहे हैं हमें कि सर एनी प्लेस ऑन द अर्थ दैट इज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो मैंने क्या बात की कि सर ये जगह है, एक ये लैटिट्यूड है, एक ये लैटिट्यूड है, मतलब हम दो ही सिंबल यूज करेंगे एन और एस। अब हमें पता है कि सर इंडिया की लोकेशन इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज व्हाई जब हम इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिख रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे सर, नॉर्थ यूज करेंगे। और जितनी भी कंट्रीज हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जब हम उनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसका मतलब क्या कि सर वो पर्टिकुलर कंट्री जो है वो नॉर्थ पे लाई कर रही है, और वहीं पे अगर साउथ लिखा होता या एस लिखा होता तो हमें उससे पता चल जाता कि सर वो पर्टिकुलर कंट्री जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो आई होप लैटिट्यूड का आइडिया आपको क्लियर है कि सर लैटिट्यूड्स आर यूज्ड टू टेल द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। और इक्वेटर के पैरेलल में जितनी भी लाइन चल रही हैं उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और इनको पैरेलल्स ऑफ द इक्वेटर भी कहा जाता है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर भी कहा जाता है इन लाइंस को। नाउ वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट सर देयर आर टोटल ऑफ 180 डिग्री लैटिट्यूड्स। कितनी लैटिट्यूड्स हैं टोटल सर? 180 डिग्री लैटिट्यूड्स। इक्वेटर को मिला दिया जाए तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि 181 डिग्री लैटिट्यूड्स हैं, बट कोई बात नहीं, हम एक रफ फिगर लेके चलें तो इक्वेटर इट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री के 90 डिग्री ऊपर लैटिट्यूड्स हैं, 90 डिग्री नीचे लैटिट्यूड्स हैं। तो सर टोटल लैटिट्यूड्स कितनी है अर्थ में? सर देयर आर 180 डिग्री लैटिट्यूड्स। अब हमें किसी भी प्लेस का लोकेशन अगर बताना है तो हम क्या करेंगे कि सर अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स में हम एस लिखेंगे, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स में हम एन लिखेंगे। और मैंने बताया कि हम कैसे इसको रीड करते हैं सर, इट इज रेड एज, अगर आप फिर से ध्यान दें, 8 डिग्री 4 मिनट, और ऐसे अगर हम लगा देते हैं तो उसको सेकंड बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फाइन। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स को रीड करते हैं। एंड आई होप ये आपको याद रहेगा कि अगर हम एन और एस यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, कि जितनी भी लाइन इक्वेटर के पैरेलल में रन कर रही हैं वो सारी क्या है सर, लैटिट्यूड्स हैं। फाइन। और लैटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है? टू टेल द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये जो भी लाइंस हैं, ये जो भी लाइन इक्वेटर के पैरेलल रन कर रही हैं वो सारी लैटिट्यूड्स हैं, और वो हमें ये बताने में हेल्प करती हैं कि कोई भी प्लेस सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है या सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब हम अगर बात करें तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जहां पे हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री इक्वेटर, जो पूरे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ इक्वेटर विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री एंड हाफ S which is tropic of Capricorn. We have Arctic Circle 66.5 degree north, sir 66 degree and half degree south. अब आप ध्यान दें तो सर ये सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो पूरे अर्थ में रन कर रहे हैं। तो जितनी भी लाइन पैरेलल चल रही है इक्वेटर की वो सारी लैटिट्यूड्स हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन सी हैं सर? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। नाउ किसी भी प्लेस की जो लैटिट्यूडनल पोजीशन होती है वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि सर इसी लैटिट्यूडनल पोजीशन से सबसे पहली चीज हम सीजन्स देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, उस पर्टिकुलर जगह का वेदर कैसा होगा। ये डिफाइन होता है इन्हीं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के चलते कि अगर कोई भी कंट्री आर्कटिक या एंटार्क्टिक सर्कल में है तो हमें पता है कि सर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और वहीं पर कोई कंट्री इक्वेटर पर लोकेटेड है या सिचुएटेड है तो उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर होगा। अगर आपने क्लास 6 को याद करें तो आपने वहाँ पे सीजन्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे अर्थ का जो मूवमेंट है अराउंड सन दैट डिफाइंस कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे कैसा सीजन होने वाला है। फाइन। और उसी मूवमेंट के कारण डिफरेंट सीजन्स भी हमें देखने को मिलते हैं या डिफरेंट हीट भी हमें देखने को मिलते हैं। बट उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट पूरे अर्थ को डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं आपको बताऊँ कि दिस पर्टिकुलर जोन इट इज नोन एज टॉरिड जोन। टॉरिड का मतलब होता है हीट। This and this part it is known as temperate zone, जहाँ पे वेदर थोड़ा सा कंपैरेटिवली ठीक है। एंड लास्टली ये वाला जो पार्ट है इट इज नोन एज पोलर जोन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आने वाला है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के चलते किस तरह एक पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट जो है वो डिफाइन होता है या वहाँ का वेदर डिफाइन होता है। तो आपने देखा कि पूरे अर्थ को 3 हीट जोन्स में हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है टॉरिड जोन जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ रहा है। टॉरिड का मतलब होता है हीट, एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। उसके ऊपर थोड़ा सा हम जाते हैं तो कंपैरेटिवली टेम्परेट
टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, और एकदम नीचे आते हैं तो सर पोलर बर्फ जम रही है सर वहां पर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सर ऐसा हो क्यों रहा है। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि अर्थ सर इट इज बिट टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो सीधा नहीं रोटेट कर रहा है, वो इस तरीके से नहीं, रादर टिल्टेड तरीके से रोटेट कर रहा है। अब बिकॉज ये टिल्टेड तरीके से रोटेट कर रहा है तो आप देखेंगे कि पूरे अर्थ पे जो सन रेज हैं वो उतने इक्वली नहीं फॉल कर रहे हैं। अगर आप इस इमेज पे ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इक्वेटर पे सन रेज डायरेक्टली फॉल कर रही हैं, वहीं पर अगर आप ध्यान दें कि पोल्स जो हैं वहां पर जो सन रेज आ रही हैं वो टिल्टेड आ रही हैं, थोड़ी सी पोल्स पर टिल्टेड सन रेज आ रही हैं, और वहीं पर जो सेंटर इक्वेटर है वहां पर डायरेक्ट सन रेज आ रही हैं। तो सर ऑल दो अर्थ टिल्टेड है, वो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, बट इक्वेटर पे थ्रू आउट द ईयर इक्वल हीट मिलती है, और वो वहां पे कांस्टेंट हीट मिलती रहती है। दैट इज वाई उस एरिया को हमने क्या नाम दिया है सर, टॉरिड जोन। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे थ्रू आउट द ईयर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहती है, नो मैटर व्हाट अर्थ का रेवोल्यूशन कैसा हो रहा है, बट इक्वेटर पे डायरेक्ट हीट थ्रू आउट द टाइम पड़ रही है। अब इस फिगर पे एक और चीज आपको फोकस करनी है कि अभी सर अर्थ जो है वो सपोज राइट हैंड साइड पर है, तो राइट हैंड साइड पर सर अर्थ का टिल्ट जो है वहां पे आप देखेंगे कि अभी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ज्यादा टिल्टेड है एज कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो टिल्ट है वो सन की तरफ ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसका मतलब क्या कि सर इस वाले एरिया में अभी समर सीजन चल रहा है। हम इसीलिए तो सेलिब्रेट करते हैं ना मकर संक्रांति का फेस्टिवल, अगर आपको याद हो कि सर सूर्य जो है वो मकर में प्रवेश कर रहा है। उसका मतलब क्या कि सर अर्थ का जो टिल्ट है उसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो टिल्ट है वो सन की तरफ अब ज्यादा हो रहा है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उसका टिल्ट दूर हो रहा है। इसीलिए इस टाइम पे हम अगर बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन पड़ता है, और इस टाइम पे अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की तो यहां पर ठंडी पड़ती है, ठीक है। अब जब अर्थ रिवॉल्व करके इस तरफ आएगा और इस तरफ आकर आप देखेंगे कि अब अर्थ का जो टिल्ट है वो चेंज हो गया। अगर आप इस फिगर में देखें तो अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, बट अब कौन सा एरिया टिल्टेड है सर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टिल्टेड है। अब सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली किस पे पड़ रही हैं सर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो थोड़ा सा दूर हो गया है। तो इसका मतलब क्या कि सर जब इंडिया में विंटर सीजन पड़ता है तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सर अर्थ का जो टिल्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो टिल्ट है वो सर से दूर हो गया है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का टिल्ट जो है वो सन की तरफ हो गया है। इस कारण से सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली नहीं पड़ रही हैं, और इस कारण से इंडिया में हम नवंबर दिसंबर के बाद से विंटर सीजन फेस करते हैं। 1 पॉइंट टू फोकस कि जब हम विंटर सीजन फेस कर रहे होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर पे, उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर पे समर सीजन चल रहा होता है। फाइन। तो अगर आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण डिफरेंट सीजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कि सर पहले जो है अर्थ जब यहाँ पर है तो उसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, इसलिए यहाँ पर सर समर सीजन है, यहाँ पर सर विंटर सीजन है। बट वहीं पे जब अर्थ रिवॉल्व करके इस तरफ आ जाता है तो सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन से दूर चला गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज नाउ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और इस कारण से अब यहाँ पे विंटर सीजन है, यहाँ पर समर सीजन है। एंड इसी कारण से अगर आप देखेंगे कि कोई भी प्लेस लैटिट्यूडनल वाइज इक्वेटर से कितना दूर है उसका क्लाइमेट और टेम्परेचर उसी तरीके से डिफाइन किया जाएगा। और आप देखें कि सर पोल्स यहाँ पर हमेशा स्लांटिंग रेस पड़ रही हैं, पोल्स पे पर्टिकुलरली हमेशा स्लांटिंग रेस पड़ रही है, नो मैटर व्हाट अर्थ का टिल्ट कितना भी हो। तो सर इक्वेटर के आसपास जितनी भी जगह हैं वहां पर डायरेक्ट सन रेस पड़ रही हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा हाई होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि सर टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है, कि सर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ज्यादा गर्मी है, एक टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास पे ज्यादा गर्मी है। क्यों? क्योंकि अर्थ इज बीइंग टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। और अगर आप इसकी मूवमेंट को देखेंगे तो ये रहा अर्थ का मूवमेंट। सर अर्थ कंटिन्यूअसली इस तरीके से मूव कर रहा है अपने टिल्ट के साथ। अब हमने क्या बात की थी कि सर इस पॉइंट पे जब था तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाज मोर टिल्टेड, बट आप देखें कि अर्थ जब कंटिन्यूअसली रोटेट करता जा रहा है तो टिल्ट जो है वो चेंज हो गया है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज नाउ मोर टुवर्ड्स द सन। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पूरा एरिया समझ आ जाएगा। और इक्विनॉक्सेस कब पड़ते हैं? जब ये सर हम अर्थ के एकदम नजदीक होते हैं, इक्वल डेज। अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया मोर टिल्टेड है, यहाँ पर आते आते ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का एरिया मोर टिल्टेड है, और उसी कारण से मैंने आपको बताया कि अर्थ को डिफरेंट हीट जोन्स में डिफाइन किया जाता है। तो किसी भी कंट्री का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है
वो डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ का वेदर कैसा होगा, एंड उस पर सन का कितना अफेक्ट पड़ रहा है। जितना ज़्यादा हम इक्वेटर के करीब होंगे उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, और जितना हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर जो है मॉडरेट होता जाएगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये भी समझेंगे कि सर किस तरीके से, इसलिए जितनी भी कंट्रीज इक्वेटर पर लोकेटेड है वहाँ पर एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। हम अफ्रीका की बात करें, हम कैरेबियन आइलैंड की बात करें, कि सर उन सारी जगहों पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे गर्मी पड़ती है। ह्यूमिडिटी और ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ही आप जानते हैं कि इसीलिए वहाँ पर वाटर का स्कार्सिटी होता है, एंड इवन उनका कलर भी इसीलिए इतना ज़्यादा डार्क होता है। क्यों? बिकॉज थ्रू आउट द ईयर दे आर फेसिंग दैट सनलाइट, एंड वो उनके कलर पे अल्टीमेटली अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आई हैं कि किस तरीके से अर्थ के रोटेशन के कारण डिफरेंट सीजन्स हो रहे हैं, और किसी भी कंट्री का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो डिफाइन कर रहा है कि उस पर्टिकुलर जगह पे कैसा क्लाइमेट होने वाला है। अब हम बात करते हैं सर लॉन्जिट्यूड्स के बारे में, कि लैटिट्यूड्स तो हम समझ गए कि सर पहली चीज़, लैटिट्यूड्स इज द आर द इमेजिनरी लाइंस जो हमें बताती हैं कि किसी भी जगह का लोकेशन नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर है। वहीं पर हम बात करेंगे कि सर अब जो लॉन्जिट्यूड्स हैं वो क्या बताते हैं। तो लैटिट्यूड्स तो हमने देख लिया कि लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर, लेटी हुई लैटिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड्स, लॉन्ग वाली जो लाइंस हैं, दे आर लॉन्जिट्यूड्स। कि सर नाउ दिस इज लॉन्जिट्यूड, ये कहाँ से कहाँ रन कर रही हैं सर? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रन कर रही हैं, ठीक है। सो the vertical lines running north-south joining the two poles, which specifies the location of a place east or west of the prime meridian, they are called meridians of longitudes। कि सर पहली चीज क्या है कि ये नॉर्थ से साउथ पोल की ओर रन कर रहे हैं, ठीक है सर। देन उसके बाद एक चीज आपको और देखना है कि ये सर पैरेलल नहीं है, ये नॉर्थ और साउथ पोल पे आके मिल जाती हैं, और वहीं पे जब ये इक्वेटर पे होती हैं तो ये ज्यादा दूर होती हैं, ठीक है सर। एंड ये क्या बता रहे हैं कि नाउ वी आर स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ वेस्ट और ईस्ट ऑफ द इक्वेटर। कि सर अब मुझे क्या बताना है कि नॉर्थ और साउथ तो हमने देख लिया, वेस्ट में है या ईस्ट में है। मैंने अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही यही बात की थी कि इंडिया के जब रिलेटिव लोकेशन हमने देखी थी तो द होल अर्थ वॉज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, और उसी के बेसिस पे हम उनकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने नॉर्थ और साउथ तो देख लिया, बट ईस्ट और वेस्ट के लिए सर हमारे पास लॉन्जिट्यूड्स हैं। तो लॉन्जिट्यूड्स क्या करते हैं, हमारे पास अगेन एक 0 डिग्री मेरिडियन है विच इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, और इसके लेफ्ट या राइट या फिर वेस्ट और ईस्ट में कोई कंट्री लोकेट कर रही है या नहीं, वो कौन बताएंगे हमें सर? वो बताएंगे हमें लॉन्जिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड्स पैरेलल नहीं होती हैं, वो कन्वर्ट्स करती हैं कहां पर सर? पोल्स पर, और वाइड अपार्ट होती हैं इक्वेटर्स पर। So all the lines running from north pole to south pole and which specifies the location of any place in the west or eastern hemisphere are known as longitudes। और इंडिया के longitudinal extent की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का longitudinal extent is 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नाउ सर यहाँ पर हम जानते हैं कि जब मैं लॉन्जिट्यूड बता रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ दो ही सिंबल हैं, वेस्ट या ईस्ट, और हमने देखा था कि इंडिया का लोकेशन किस तरफ है सर? इट्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं सर? ई लगा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं अमेरिका की बात करूंगा तो वहां पर मैं यूज करूंगा डब्ल्यू के बारे में। फाइन। तो लॉन्जिट्यूड्स दे टेल द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ वेस्ट और ईस्ट ऑफ द अर्थ। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि सर अब मेरे को शायद किसी कंट्री का कोऑर्डिनेट बताना है या किसी लोकेशन की जगह बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा? सपोज मैं बात करता हूँ दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 10 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और मैं बात करता हूँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। सर उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ सर 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। सर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। मेरे को बताना है कि सर एक पर्टिकुलर प्लेस एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ रही है, उसकी मेरे को लोकेशन बतानी है। तो व्हाट आई डू, आई गिव देम द कोऑर्डिनेट्स कि सर a country it is lying on the 20 degree eastern longitude, and particularly that country is also lying in the 10 degree southern latitude। तो मैंने क्या बात की कि सर 10 डिग्री एस, 20 डिग्री ईस्ट, ठीक है। मुझे पता है कि सर 10 डिग्री एस ये वाली लाइन है, 20 डिग्री ईस्ट ये वाली लाइन है, और अब ये जहां पर मिल रही हैं मुझे उस पर्टिकुलर जगह की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है कि आखिर किस तरीके से लॉन्जिट्यूड या लैटिट्यूड का यूज करके हम लोकेशन बता रहे हैं। कि सर मुझे बताना है कि कोई भी पर्टिकुलर प्लेस सर किस पॉइंट पर लोकेटेड है, तो उनके जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं मैं वहां पर बता दूंगा कि सर ये लॉन्जिट्यूड जा रहा है, दिस इज 30 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, दिस इज 40 डिग्री
नॉर्थ लॉन्जिट्यूड, ओके सर, और ये कहाँ पर मिल रहे हैं सर, यहाँ पर। तो ये उस पर्टिकुलर कंट्री का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया बाय यूजिंग दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स कि सर पहली चीज 30 डिग्री ईस्ट में, दैट मीन्स वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। देन मैंने बात की कि सर वो 40 डिग्री नॉर्थ, दैट मीन्स वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर मैं अर्थ को ऐसे डिवाइड कर दूं, ऑलराइट सर, अब मेरे पास क्या है 30 डिग्री ईस्ट, सर 30 डिग्री ईस्ट, तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। देन मेरे पास है कि सर वो 20 डिग्री नॉर्थ, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की और जहां पर ये कन्वर्ज हुई मैंने देख ली कि सर उस पर्टिकुलर जगह की लोकेशन कहां पर है। बात करूं मैं लॉन्जिट्यूड्स के बारे में, तो सर लॉन्जिट्यूड्स, ये टोटल जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड होता है इट इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, और इसी कारण से लॉन्जिट्यूड्स को मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स भी कहा जाता है। टोटल लॉन्जिट्यूड्स कितने होते हैं सर, प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड पे 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड पे 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। तो वी हैव टोटल ऑफ 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स। अब इन लॉन्जिट्यूड्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है सर, ये लॉन्जिट्यूड्स हमें टाइम डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। सर किस तरीके से, आई टेल यू कि सर हम अगर ध्यान दें तो टोटल लॉन्जिट्यूड्स कितने हैं हमारे पास सर, 360 डिग्री, और अर्थ का रेवोल्यूशन हो रहा है। ऑलराइट सर, मैं इसको आपको एक इमेज के फॉर्म में दिखाता हूं कि सर ये रहा हमारा 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, दैट इज प्राइम मेरिडियन, और इसी तरीके से हमारे पास लॉन्जिट्यूड्स जो हैं वो डिवाइडेड है। ऑलराइट सर, 360 एक तरफ, 360 एक तरफ। ऑलराइट सर, अब हम क्या कर रहे हैं कि अर्थ का रोटेशन अगर आप ध्यान दें तो अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। फाइन, पूरे अर्थ के रोटेशन को होने में कितना टाइम लगता है ऑन इट्स एक्सिस सर, 24 आवर्स, ऑन एन एवरेज 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1440 मिनट्स। ऑलराइट सर, 1440 मिनट्स डिवाइडेड बाय 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स, अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड में, 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड में कितना डिस्टेंस है सर, 4 मिनट्स का डिस्टेंस है। कि सर अगर ये 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, सपोज दिस इज 0 एंड दिस इज 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है सर, 4 मिनट का, और इन्हीं 4 मिनट के डिस्टेंस को अगर हम टोटल 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 24 घंटे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अर्थ का रोटेशन जब हो रहा है तो एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड तक जाने में हमें कितना वक्त लगेगा सर, 4 मिनट का वक्त लगेगा। इसका मतलब क्या कि अगर हम 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड जाएंगे तो हमें कितना टाइम लग रहा है सर, 1 आवर्स। ऑलराइट सर, अब हम कैसे टाइम को डिफाइन करते हैं कि जो प्राइम मेरिडियन है इट इज ग्रीनविच मीन टाइम। फाइन, हम ग्रीनविच मीन टाइम का यूज करते हैं कि सर ये जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है दिस इज द सेंट्रल लाइन एंड इसको हम GMT कहते हैं। बेसिकली इसका नाम जो पड़ा है वो एक लेबोरेटरी के नाम से पड़ा है कि हमने जो टाइम जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉन्जिट्यूड्स। हमारे पास टोटल 24 टाइम जोन्स हैं पूरे अर्थ में। फाइन, हमने अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है एट एन इंटरवल ऑफ 15 डिग्री, और इन टाइम जोन्स को डिवाइड करके हम टाइम का पता लगाते हैं कि अर्थ के किसी पर्टिकुलर प्लेस पे इस वक्त कितना टाइम हो रहा होगा। तो ये जो ग्रीनविच मीन टाइम लेबोरेटरी है ये लंदन में लोकेटेड है, और उन्होंने ही इस टाइम को इन्वेंट किया था, और इसीलिए उसी के नाम पे ये जो लाइन वहाँ से जा रही है इसे ग्रीनविच मीन टाइम लाइन कहते हैं। अब आपको क्या फोकस करना है कि सर 2 लॉन्जिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है सर, 4 मिनट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम टाइम कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज 0 डिग्री मेरिडियन पे अभी कितना बज रहा है सर, 12 बज रहा है। कहां पर, 0 डिग्री मेरिडियन पर। मुझे क्या पता लगाना है कि सर 40 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर कितना वक्त हो रहा होगा। तो मैं क्या देखूंगा कि सर 40 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, मतलब मैं ईस्ट की बात कर रहा हूं। ऑलराइट सर, अब जब मैं ईस्ट की बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि सर अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब सन की तरफ ईस्ट पहले आएगा, वेस्ट बाद में आएगा। ऑलराइट सर, मुझे जाना है ईस्टर्न डायरेक्शन में 40 डिग्री। मैंने क्या बात की, 1 डिग्री में मैं 4 मिनट मूव कर रहा हूं। 40 डिग्री में कितना मूव करूंगा, इंटू 4, 160 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 2 आवर्स 40 मिनट्स। ठीक है सर, अब 0 डिग्री पे कितना बज रहा है सर, 12 बज रहा है। 40 डिग्री ईस्ट में एट द सेम टाइम कितना बज रहा होगा सर, वो अहेड होगा 2 आवर्स 4 मिनट्स, दैट इज यहां पर बज रहा होगा 2:40 मिनट। 2:40 PM हो रहा होगा 40 डिग्री ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड पे।
अब अगेन हमें पता कैसे चलता है कि टाइम को प्लस करना है या माइनस करना है, क्योंकि सर जब हम ईस्टर्न डायरेक्शन में टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हम प्लस करेंगे कि जो भी मल्टीप्लिकेशन करके, जो भी लॉन्जिट्यूड से हमने मल्टीप्लिकेशन किया टाइम का, और जो भी आवर्स आए उसको हमें जीएमटी के आवर्स में प्लस करना है। और वहीं पे जब हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो हमें यहां पर उन आवर्स को माइनस करना है, ठीक है। तो सर जो भी टाइम आया, सपोज मैं अगर यहां पे बात कर रहा होता ईस्टर्न नहीं, अगर मैं सपोज यहां पर बात कर रहा होता वेस्टर्न हेमिस्फीयर की किसी कंट्री के बारे में, ठीक है, तो 40 डिग्री वेस्ट का टाइम मुझे बताना है, तो वेस्ट में मैं क्या कर रहा हूं सर, माइनस कर रहा हूं टाइम को। तो 2 आवर 40 मिनट 12 से मैं माइनस करता और मुझे टाइम मिलता कुछ 10:20 AM। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। फाइन, अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो अब सन की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सन की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि सर ये सन है, ये अर्थ है। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हमें पता है कि सन अगर यहाँ पर है तो ये वाला पार्ट पहले सन को फेस कर रहा है और बाद में ये वाला पार्ट उस तरफ आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे वो टाइम पहले ही जा चुका है। फाइन, यहाँ पे वो टाइम पहले ही जा चुका है कि अगर मैं इस तरीके से रोटेट करूं, फाइन, तो मेरे फेस ने पहले इस एरिया को देखा है, बाद में इस एरिया को देखा है, तो इस कारण से यहाँ पे वो टाइम ऑलरेडी निकल चुका है या वो जा रहा है। मतलब अगर अर्थ में वो टाइम है तो इस मेरिडियन को अर्थ यहाँ तक आते आते, सन के सामने तक आते आते टाइम लगेगा, और उसके पहले ये वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी सन को क्रॉस कर चुका है, मतलब वहां पर ऑलरेडी वो टाइम पास आउट हो चुका है। दैट इज वाई जीएमटी में जब भी हम ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड की बात करेंगे तो वहां पर टाइम कैलकुलेट करते टाइम हम हमेशा टाइम को प्लस करेंगे। वहीं पे वेस्टर्न साइड में जब हम जीएमटी के वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो टाइम को कैलकुलेट करते टाइम हम हमेशा माइनस करेंगे। एंड इसी तरीके से लॉन्जिट्यूड्स का यूज करके हम टाइम को डिफाइन करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हैं। अगर मैं क्विक रिकैप दूं आपको तो सर अर्थ इट इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स। टोटल टाइम टेकन फॉर द रोटेशन ऑफ अर्थ इट इज 1440 मिनट डिवाइडेड बाय 360। एक लॉन्जिट्यूड में बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 मिनट्स, ठीक है। तो अब हमें अगर 0 डिग्री मेरिडियन पे या जीएमटी का टाइम पता है तो उसके ईस्ट और वेस्ट में हम प्लस माइनस करके टाइम को वो किसी भी लॉन्जिट्यूड का टाइम निकाल सकते हैं। कि अगर मुझे 40 डिग्री या मैं बात करूं मुझे शायद 60 डिग्री लॉन्जिट्यूड का टाइम निकालना है, 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड का टाइम निकालना है, 4 6 240, दैट मीन्स आई एम अहेड ऑफ 4 आवर्स। 4 आवर्स जीएमटी पे टाइम हो रहा है सपोज 1 PM प्लस 4, तो इस पर्टिकुलर जगह पे 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स पे, दैट मीन्स इस लॉन्जिट्यूड पे कितना वक्त हो रहा होगा सर, यहाँ पे हो रहा होगा 5 PM। फाइन, और इस तरीके से हम पूरे अर्थ का टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी प्लेस लॉन्जिट्यूडली कहाँ पर लोकेटेड है उससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ कि वो ईस्टर्न साइड में है या वेस्टर्न साइड में है, और दूसरी चीज़ कि सर वो पर्टिकुलर कंट्री में टाइम क्या हो रहा है और टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। इंडिया के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो सर हमने देख लिया है कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अब मैं इसको आपको मैप के कॉन्टेक्स्ट में अगर बताऊं ग्लोब में, तो हमें पता है कि सर दिस इज इक्वेटर और ये 0 डिग्री होता है, और यहाँ से सर दिस इज प्राइम मेरिडियन और ये भी 0 डिग्री होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इंडिया इज लोकेटेड सर हेयर, एक रफ फिगर बना रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मैंने क्या बात की सर, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, तो 0 से अगर हम चलना शुरू करेंगे तो आपको पता है कि 8 कहाँ पड़ेगा सर, यहाँ पे दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और 37 कहाँ पड़ेगा सर, ऑब्वियसली दूर होगा वो तो 0 से, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मैंने चलना शुरू किया 0 डिग्री लैटिट्यूड से, तो मैं पहले कहाँ पे आऊँगा सर, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और इसी तरीके से आपको पूरे अर्थ का लोकेशन पता चल जाएगा या इंडिया का कोऑर्डिनेट याद करने में इजी रहेगा कि सर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये नॉर्थ क्यों, क्योंकि सर लैटिट्यूडनली इंडिया जो है वो नॉर्थ में लोकेटेड है। वहीं पर मैं बात करूं लॉन्जिट्यूडनली 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस की बात करूं तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो नॉर्दर्न पॉइंट है और उस सदर्न पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है सर, इट इज़ 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक। और मैं अगर बात करूं वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो सर टोटल डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर्स।
सो दिस इज द जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड आई होप ये सारी बात आपको एकदम क्लियर हो गई है. इफ स्टिल कोई डाउट रहता है प्लीज फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. फाइन, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन वेरी ब्रीफ कि सर आपको अगर ये बात पूरी तरीके से समझ आ गई, लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट प्लस कि वो क्लाइमेट और टाइमिंग पे कैसे अफेक्ट कर रहा है, आई एम टेलिंग यू आने वाली क्लासेस में और बाकी सारे चैप्टर्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. फाइन, बात करें अगर हम अब इंडिया के बारे में, तो सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर इंडिया को एक लाइन है विच इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ. 23 degree and 30 minute north tropic of cancer. It divides the whole country into 2 equal parts. And ये 8 स्टेट से टोटल पास करती है. कौन कौन सा सर? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम. फाइन, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. और प्लीज इसको याद रखिएगा, मैं नाम भी लिख देता हूं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, देन सर हमारे पास है झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. सो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इट डिवाइड्स द होल ऑफ इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स और ये पर्टिकुलरली 8 स्टेट से लाई करती है, 8 स्टेट्स में पास करती है. ठीक है, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था डेट वाज इंदिरा पॉइंट, वो 2004 के एक बाढ़ आने के कारण वो डूब गया था. ये जो सदर्न पॉइंट था इंडिया का, पहले जो सदर्न पॉइंट था, अभी तो प्रेजेंटली वो कन्याकुमारी बन चुका है, बट पहले जो इंडिया का सदर्न पॉइंट था, इट वाज दिस एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एंड ये था जो इंडिया के मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, वो इंदिरा पॉइंट था. बट 2004 के एक सुनामी में सदर्न मोस्ट पॉइंट डूब गया और अब इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इट इज कन्याकुमारी. फाइन, बात करें साइज के बारे में. लोकेशन तो हमने देख ली कि सर इंडिया का लोकेशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान लिया कि सर इट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. तो हमने देखा कि इंडिया इज लाइंग पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर और उसके लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट को भी देख लिया. इंपॉर्टेंट लाइन इंडिया से पास होती है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और पूरे इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है. दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ. और उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया जो है 2 हीट जोन्स में लाई करता है. इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो टॉरिड जोन में लाई करता है, वहीं पे जो नॉर्दर्न पार्ट है वो टेम्परेट जोन में लाई करता है. अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के साइज के बारे में कि आखिर सर इंडिया का साइज कैसा है और वो किस नंबर पे लाई करता है. इंडिया की अगर अब हम बात करें तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. कि सर इंडिया का जो पूरा एरिया है उसके टर्म्स में अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उनमें इंडिया इज लाइंग एट द 7th नंबर. अब सर इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो अगर आप ध्यान देंगे कि सर वी हैव रशिया, we have Canada, we have China, we have USA, we have Brazil, we have Australia and finally at the 7th number we have India. तो इंडिया के पहले 6 और कंट्रीज आती हैं और उसके बाद 7th नंबर पे इंडिया आता है इन टर्म्स ऑफ साइज, जो पूरा लैंड एरिया है इंडिया का उसके टर्म्स में. बात करें इंडिया के लैंड एरिया की तो इंडिया का टोटल लैंड एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. सो इंडिया का टोटल लैंड एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. कि सर पूरे वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसका 2.4% कंप्राइजेज ऑफ इंडिया. इंडिया के अगर हम टॉप 10, इंडिया के अलावा टॉप 10 कंट्रीज की बात करें जो सबसे बड़ी हैं, तो वी हैव सर 10 countries starting from Russia. We have Canada. देखते हैं हम. Sir, we have Russia, we have Canada, we have USA, we have then China, then we have at 5th number Brazil, then we have Australia, इंडिया, और इसके बाद 3 और कंट्रीज की बात करें तो सर वी हैव अर्जेंटीना यहाँ पर, वी हैव कजाकिस्तान यहाँ पर एंड वी हैव अल्जीरिया यहाँ पर. सो इंडिया इट्स द 7th लार्जेस्ट कंट्री. और इंडिया के बाद 3 और कंट्री की बात करें टॉप 10 कंट्रीज में तो सर इंडिया के बाद आता है अर्जेंटीना, देन उसके बाद कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया. और इंडिया का टोटल स्क्वायर कितना है फ्रेंड्स? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. एंड इंडिया का ये जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इट इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ. बात करें इंडिया के लैंड बाउंड्री के बारे में तो इंडिया का लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर्स. और कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन जो है इस मेन लैंड की इट इज 7516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड.
अमंग द इंडियन स्टेट्स सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है सर? कोस्ट लाइन सबसे लंबी है गुजरात की, दैट इज 1600 किलोमीटर। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि सर मेन लैंड का बाउंड्री और कोस्ट लाइन की बाउंड्री, सर मेन लैंड का मतलब कि जितना भी बाउंड्री लैंड एरिया के साथ शेयर कर रहा है इंडिया, लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है, दैट इज मेन लैंड। और कोस्ट लाइन कौन सी? कि सर जितनी भी लैंड बाउंड्री इंडिया की सी के साथ मर्ज कर रही है, दैट इज कोस्ट लाइन। तो गुजरात का जो स्टेट है उसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन बाउंड्री है, दैट इज 1600 किलोमीटर, और टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री है इंडिया की 7516.6 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। एंड सर इसमें हम इंक्लूड करते हैं अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को। तो यहां पे आप प्लीज फोकस कीजिएगा कि सर हम जो बात कर रहे हैं कि ये वाला एरिया जो हो गया सर, यहां से ये जो इंडिया का ये वाला एरिया है जहां पर हम लैंड बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, ये है 15,000 के आसपास, किलोमीटर्स के आसपास। और जब मैं बात कर रहा हूं कोस्ट लाइन के बारे में, तो सर ये वाला जो एरिया है इट इज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग दिस एंड दिस। फाइन। तो आपको बताऊं मैं कि सर रेड कलर से जो है वो है मेनलैंड बाउंड्री, और वो कितनी है सर? इट इज 15,200 किलोमीटर, 15,200 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं कोस्ट लाइन के बारे में, तो वी हैव 7516.6 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो कोस्ट लाइन वाला कौन सा एरिया हो गया सर? जो नदी के और समुद्र के आसपास या वाटर बॉडीज के साथ जो लैंड ये जो बाउंड्री है इंडिया की, दैट इज कोस्ट लाइन बाउंड्री। और जो लैंड एरिया के साथ बाउंड्री है दैट इज लैंड बाउंड्री। और गुजरात का जो एरिया है उसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, आप देखें अगर कि गुजरात का जो एरिया है इसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, एंड इट इज सर 1600 किलोमीटर्स। ठीक है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया के नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हमारे पास है सर हिमालयास, और वहीं पे अगर मैं साउथ में आ जाता हूं 22 डिग्री लैटिट्यूड्स के बाद से, तो इंडिया का जो मेन लैंड है वो टेपर होने लगता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि सर जब आप 22 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास आना शुरू करते हैं, तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि सर ये दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि सर ये जो 22 डिग्री लैटिट्यूड्स हैं इसके नीचे जब आना शुरू करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो लैंड एरिया है वो टेपर हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, वो कन्वर्ज होता जा रहा है, एंड इसी को हम प्लेट्यू एरिया बोलते हैं। और फाइनली एक्सटेंड किस तरफ करता है सर? ये एक्सटेंड करता है इंडियन ओशन की तरफ। तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो सर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर है हिमालयन माउंटेन्स, इस एरिया को हम प्लेट्यू बोलते हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी ऑन वन साइड, बे ऑफ बंगाल ऑन द अनदर साइड, और उसके बाद हम अगर बात करें तो दो आइलैंड नेशंस भी हैं, वी हैव आइलैंड कंट्री स्टेट्स भी हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इंडिया के साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में पड़ता है सर इंडियन ओशन। फाइन। इट डिवाइड्स इनटू टू सीज, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट साइड एंड वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट साइड। फाइन। मैं अगर बात करूं इंडिया के फर्दर साइज के बारे में, तो आप देखेंगे कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का दैट इज 30 डिग्री। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट सर लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल, मेनली हम लॉन्जिट्यूड पे फोकस करें तो इंडिया का जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपने देखा है कि उसका डिफरेंस 30 डिग्री है। कैसे? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो इट इज समवेयर अराउंड 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड। 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो टाइम डिफरेंस कितना है सर? 4 × 30, दैट मीन्स 120 मिनट्स। इसका मतलब क्या सर? 2 आवर्स का टाइम लैग है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट है और इंडिया का जो एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट है उसके बीच में कितना टाइम लैग है सर? 2 आवर्स का टाइम लैग है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। 2 आवर्स का टाइम लैग मतलब गुजरात में अगर इस समय 12 बज रहे हैं तो वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में सर उस समय पे 2 बज रहे होंगे डेफिनेटली सर। अगर गुजरात में 4 बज रहे होंगे तो वहाँ 6 बज रहे होंगे। तो सर अगर यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि ट्रेन निकली है सर 4 बजे, तो वहाँ पे कितने बजे रहे होंगे? पता नहीं सर। वहाँ पे ट्रेन पहुँच कब रही होगी? पता नहीं सर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। नो वरीज, इंडिया ने इसी चीज़ का प्रॉब्लम निकालने के लिए क्या किया है कि सर 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ना मानते हुए इंडिया ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है जो सेंटर से जा रहा है। तो सर 30 का हाफ कितना है? 15 डिग्री। तो सर इन दोनों के बीच से एक लैटिट्यूड जाता है मिर्ज़ापुर यूपी से होते हुए, जो इन दोनों के बीच में लाया करता है कि ना सर एक्सट्रीम यहाँ पे ना एक्सट्रीम वहाँ पे। 82 डिग्री एंड हाफ, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट,
82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड जो है, इंडिया ने इसे अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है कि सर 2 घंटे का टाइम लैग है। अब हम अगर हम एक्सट्रीम यहाँ पे ले लेंगे तो प्रॉब्लम है, वहाँ पे ले लेंगे तो प्रॉब्लम है। ऐसा करते हैं हम सेंटर का टाइम लेते हैं, ऑल दो टाइम लैग होता है बट देन समहाउ ठीक है, एक सेंट्रल टाइम रहेगा तो सारी चीज़ें मैनेज करने में ईजी रहेगा। तो दैट इज़ वाई इंडिया ने किसको अपना इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड लिया है सर 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ समवेयर 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो टाइम चलता है वो ग्रीनविच मीन टाइम पे कितना आगे है सर 5 आवर 30 मिनट। तो अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे 12 बज रहे हैं तो इंडिया में 5:30 PM होता है उस वक्त में, ठीक है। और अगर मैं आपको एक बात और बताऊं तो सर ये टाइम जोन लेने का फ़ायदा यही है कि सर जो टाइम लैग पड़ रहा था या जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी हर एक चीज़ को मैनेज करने में, वो प्रॉब्लम इससे पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। यहाँ पे एक फिनोमेना आपने और भी देखा होगा, इसी 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड के कारण ही एक प्रॉब्लम और आती है कि सन पहले अरुणाचल प्रदेश में राइज करता है एंड गुजरात में आते आते उसे थोड़ा वक्त लगता है। ये इसी 2 घंटे के टाइम लैग के कारण होता है। So from Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. Hence time along the standard meridian of India. क्या है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन? 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और इसे स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और अगर आप देखें तो ये मिर्जापुर यूपी से पास करता है, इट इज लाइंग समवेयर हेयर। तो इसको हमने अपना इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड लिया है इस वाले को, तो ये यहाँ को और इस लॉन्जिट्यूड को भी कवर कर रहा है एंड इसी कारण से टाइम लैग ज़्यादा नहीं हो रहा है दोनों एरियाज में, ठीक है। हम बात करें कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को क्यों स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का टाइम लिया गया है, तो हमने बात की कि सर 4 मिनट हर लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट पे टाइम इंक्रीज होता है एंड टोटल टाइम लैग जो आ रहा है वो 120 मिनट्स का आ रहा है। एंड इसी कारण से हम देखते हैं कि इवन द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात। दिस कॉजेज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू हैव अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर रेफरेंस। द 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर यूपी इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। और इसी कारण से इसी लैग को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड टाइम माना है, या हम उस लॉन्जिट्यूड से अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट सर, साइज ऑफ इंडिया देख लिया अब हमने। अब हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करेंगे और समझेंगे कि इंडिया का वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में कैसा लोकेशन है। तो अगर आप देखें तो इंडिया का जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वर्ल्ड में, एंड इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन द सेंटर। क्योंकि हमने बात की थी कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ साथ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ साथ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ साथ इंडिया जो है वो पर्टिकुलरली रह रहा था। एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हैड बीन कनेक्टेड टू होल ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे फोकस करनी है कि सर इंडिया इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। कि अगर इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को आप देखें तो इट इज समवेयर लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के सेंटर में, और काफ़ी ज़्यादा ऐसी लोकेशन है जहाँ से वो सारी कंट्रीज़ को ईजिली एक्सेस कर सकता है और खुद को कनेक्ट कर सकता है। The routes across the Indian Ocean which connect the countries of Europe in the west and the countries of the East Asia provide a strategic central location। और इंडियन ओशन के कंट्रोल के चलते अगर आप ध्यान दें तो सर इंडिया का ये जो पूरा एरिया है ये सी रूट से कनेक्टेड है, और इंडियन ओशन में जो इंडिया का सी रूट है कनेक्शन वो सर हमें वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ हेल्प करता है। वेस्ट में हमें अफ्रीका और यूरोप के साथ कनेक्ट करता है, वहीं पे अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो सर ईस्टर्न एशिया और उसके साथ साथ सर साउथ ईस्ट एशिया में भी प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, दस गिविंग इंडिया अ स्ट्रेटेजिक अपर हैंड इन द लोकेशन। फाइन, तो इंडिया का ये जो लोकेशन है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि आप अगर ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो वो लैंडलॉक्ड एरियाज हैं, वो दोनों तरफ से कनेक्ट करने के लिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है। वहीं पे अगर इंडिया को अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया का लोकेशन कुछ इस तरीके का है कि उसे इजी एक्सेस मिल रहा है वेस्टर्न साइड का, इजी एक्सेस मिल रहा है सदर्न साइड का, और सी रूट्स के थ्रू वो दोनों एरिया से कनेक्ट कर पा रहा है। द डेक्कन पेनिनसुला, it helps India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and Southeast and East Asia from the eastern coast. The ocean which is in the south of India is given the name Indian Ocean as no other country has the long coastline as compared to India। कि सर उसका नाम ही इसीलिए इंडियन ओशन रख दिया गया था क्योंकि इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन उस ओशन में सबसे ज़्यादा है और किसी भी और कंट्री की उतनी बड़ी कोस्ट लाइन उस ओशन में नहीं है। द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इंडिया के लैंड रूट्स हैं वो ज़्यादा पुराने हैं एज़ कम्पेयर टू द सी रूट्स। सी रूट्स तो अभी मॉडर्न फिनोमेना है, जब से यूरोपियंस ने अपने सी फेयरिंग भेजना शुरू की, सी वॉयजेस भेजना शुरू किए, सी रूट्स तब से डिस्कवर होना शुरू हुए हैं। बट लैंड रूट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो कनेक्टिविटी था लैंड रूट्स के थ्रू वो सबसे पुराना है। अगर आप सब याद करें सिल्क रूट के बारे में तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सर सिल्क रूट बेसिकली क्या था।
सिल्क रूट एक रूट था जो चाइना से होते हुए जाता था और वो यूरोप तक जाता था और बेसिकली वो रास्ते में इंडिया को भी कनेक्ट करता था और इन एरियाज को भी कनेक्ट करता था। इसको सिल्क रूट क्यों कहा जाता था? बिकॉज पहले के टाइम पे चाइना का जो प्रोमिनेंट पोजीशन था इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स वो सबसे एमिनेंट था। सबसे बेहतर क्वालिटी ऑफ सिल्क जो प्रोड्यूस होता था वो चाइना में प्रोड्यूस होता था और ये सिल्क फिर चाइना से लेकर यूरोप तक लेकर जाया जाता था और बीच में जो भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो इस रूट से कनेक्टेड होती थी और अपना ट्रेड भी इसी के थ्रू करती थी। और इंडिया भी इस ट्रेड रूट का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। और इंडिया के जो भी गुड्स थे, अगर हम बात करें कि सर इंडिया के जो कॉटन क्लोथ्स थे, इंडिया के जो मुस्लिम्स थे, इंडिया के जो स्पाइसेस थे, वो सब इसी सिल्क रूट के थ्रू कनेक्टेड होते थे, इसी सिल्क रूट के थ्रू चैनलाइज होते थे, इसी सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड किए जाते थे। बट सर धीरे धीरे करके जब सी रूट्स आने शुरू हुए तो कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। हम बात करें कि इंडिया टाइज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव लास्टेड फॉर मिलेनिया, बट हर लैंड बेस्ड टाइज आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम टाइज. The ancient adventurers were able to pass through the different passes across the mountains in the north, whereas the oceans prevented them from doing so for a long time. कि सर जो लैंड बाउंड्री है वो हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक रूट प्रोवाइड करा रही थी एंशिएंट टाइम में। वो तो रीसेंट फिनोमेना के चलते जब शिप बिल्डिंग होना शुरू हुई और सी फेयरिंग होना शुरू हुई, सी रूट डेवलप होना शुरू हुआ, बट उसके पहले सिर्फ और सिर्फ लैंड रूट बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप बात करें कि सर सी रूट में भी सबसे इंपॉर्टेंट चेंज कब आना शुरू हुआ? जब सुएज कैनाल खुला। Sir, the Suez Canal, the distance from Europe, it has decreased by 7,000 kilometers since the Suez Canal opened in 1869. तो Suez Canal जब 1869 में ओपन हुआ तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को उसने कनेक्ट किया। तो पहले जहां यूरोप के लोगों को इतना पूरा घूम के इंडिया आना पड़ता था, अब नाउ दे कैन कम डायरेक्टली फ्रॉम दिस मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पर सुएज कैनाल है। ये है सुएज कैनाल और इस कैनाल ने इन दोनों सीज को कनेक्ट करके ये जो डिस्टेंस है उसे पूरी तरीके से कम कर दिया। एंड प्रेजेंटली जो इंडिया के सी रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं और इंडिया कनेक्टेड है। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द वर्ल्ड। और इंडिया की अगर हम बात करें कि इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बहुत सी चीज़ें दी हैं। हम बात करें पंचतंत्र की, हम बात करें वेदास की, हम बात करें उपनिषद्स की, हम बात करें डेसिमल सिस्टम की, हम बात करें न्यूमेरिकल सिस्टम की, हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, रिलीजन की, साइंस की, फिलॉसफी की, मेडिसिन की, किसी भी सेंस में हम बात करें, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। एंड इट वाज पॉसिबल थ्रू ऑल दीज ट्रेड रूट्स ओनली। एंड इसी के चलते अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में भी आप बात करें तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी इंडिया का जो पोजीशन है वो धीरे धीरे करके एमिनेंट होता जा रहा है। एंड द रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इज द कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया दैट इज गिवन टू इट बाय इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। फाइन। In exchange, India's architecture was influenced by Greek sculpture, architectural style from West Asia। और exchange की हम अगर बात करें तो बदले में इंडिया को भी बहुत कुछ मिला है। हमने देखा है कि इंडिया हैड बीन अ क्रेडल ऑफ फॉरेनर्स, कि फॉरेनर्स वर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू इंडिया। और इसी के चलते हम देखेंगे कि कई सारे फॉरेन रूलर्स आए, पार्थियन आए, शक आए, कुशानाज आए, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस्लामिक इन्वेडर्स आए, उसके बाद मुगल्स आए एंड देन फिर ब्रिटिशर्स आए। और इन्हीं सब के आते आते हम देखते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत कंपोजिट कल्चर बन गया। हमारे आर्ट, आर्किटेक्चर, हमारे लाइफस्टाइल, हर एक चीज़ में उन्होंने एक इन्फ्लुएंस दिया और इंडिया का एक कंपोजिट कल्चर डेवलप करने में उन्होंने हेल्प किया। बात करते हैं हम इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन और नेबर्स के चलते। तो सर इंडिया के नेबर्स की अगर हम बात करें कि इंडिया और नेबर्स, तो इंडिया के बेसिकली 4 या 5 इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं। नॉर्थ में बात करूं तो वी हैव पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो वी हैव चाइना, नेपाल, भूटान। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं बांग्लादेश, म्यांमार। एंड नीचे मैं बात करूं तो श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो दीज आर नोन एज द नेबर्स ऑफ इंडियन। और अगर मैं बात करूं तो ये पूरा जो एरिया है, दिस होल एरिया, इट इज़ नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि सर इतना जो पार्ट था वो इंडिया का एक पूरा अपने आप में एक छोटा सा लैंड एरिया है जहाँ पर ये सारी कंट्रीज कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो हमने देखा कि इंडिया के टोटल सर 7 नेबर्स हैं। उसमें हम बात करें कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है। चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। Then we have Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait or the Gulf of Mannar। कि सर ऑल्दो ऐसा माना जाता है कि सर इंडिया और श्रीलंका ये अलग अलग हैं, बट ऑल्दो ये एक छोटे से सिर्फ सी के चैनल से डिवाइडेड है जिसको पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि एक नैरो चैनल ऑफ वाटर बॉडी दैट डिवाइड्स, अ नैरो चैनल ऑफ वाटर बॉडी फाइन दैट डिवाइड्स द 2 कंट्रीज, इट इज नोन एज स्ट्रेट। और इंडिया और श्रीलंका किससे डिवाइडेड है? सर दे आर डिवाइडेड बाय पाक स्ट्रेट। और इंडिया की दूसरी हम बात करें तो चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। वी हैव दिस गल्फ ऑफ मन्नार। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज नैरो चैनल
ऑफ वाटर, फाइन, जो इंडिया और पाकिस्तान को, सॉरी, इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है. इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज पाक स्ट्रेट एंड दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार. फाइन. तो दिस डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका. और वहीं पे हमारे पास एक और आइलैंड नेशन है, दैट इज मालदीव्स. मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड इन द इंडियन ओशन. इंडिया के ही फिजियोग्राफिक डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया अलग अलग लैंड बाउंड्रीज शेयर करती है हर कंट्रीज़ के साथ. तो आइए जान लेते हैं कि इंडिया कौन सी कंट्री के साथ कितना लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है. सबसे पहले अफगानिस्तान के साथ बात करें तो इट इज शेयरिंग 106 किलोमीटर बॉर्डर विथ अफगानिस्तान. बांग्लादेश के साथ बात करें तो इट इज शेयरिंग 4096 किलोमीटर लैंड बाउंड्री विथ बांग्लादेश, और ये सबसे लंबी लैंड बाउंड्री है किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ. तो हमारी नेबरिंग कंट्री में इंडिया सबसे लंबी लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है? सर, इट इज विथ बांग्लादेश, और वो शेयर कर रही है वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम. भूटान की मैं बात करूं तो 699 किलोमीटर. मैं अगर बात करूं चाइना की तो वो लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है 3488 किलोमीटर्स, एंड दीज आर द स्टेट्स जो उसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं. फाइन. तो ये पूरे मैप को अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक ये लोकेशन है और ये सारे इंपॉर्टेंट लैंड बाउंड्रीज हैं. अगर मैं बाकी कंट्रीज़ की बात करूं तो म्यांमार, इट इज़ शेयरिंग अ लैंड बाउंड्री ऑफ 1643 किलोमीटर, और नेपाल की बात करूं तो 1751 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर. पाकिस्तान की मैं बात करूं तो 3323 किलोमीटर बॉर्डर विद जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात. फाइन. तो आई होप ये बात आपको समझ आई कि किस तरीके से बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर करता है इन फॉरेन कंट्रीज. याद रखिएगा, ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलिटिकल डिविजन्स की अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो सर इंडिया के पॉलिटिकल डिविजन्स में वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स. फाइन. करेंटली इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स हैं. अगर मैं 8 यूनियन टेरिटरीज की बात करूं तो सर अभी रिसेंटली हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज थी, बट उसमें से एक को मर्ज कर दिया गया और 2 नई यूनियन टेरिटरीज बना दी गई. ठीक है. 28 स्टेट्स में अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो वी हैव 7 सिस्टर स्टेट्स. नॉर्थ ईस्ट का जो एक अलग छोटा सा पार्ट हमें दिखता है, हम उन्हें 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, और इसमें आते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा. तो इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है. अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो अभी के टाइम पे हैं और उनकी कैपिटल्स भी हैं. हैव अ गो थ्रू, एंड आपको इन सभी स्टेट्स के नाम और इनके कैपिटल्स याद होने चाहिए. फाइन. अब मैं बात करूं 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तो सर वी हैव लद्दाख जो कि अभी अभी नया यूनियन टेरिटरी बना है. वी हैव जम्मू एंड कश्मीर, वी हैव चंडीगढ़, वी हैव दिल्ली, वी हैव दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव. वेरी इंपॉर्टेंट कि सर 2019-20 में दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है. ये बेसिकली गुजरात में है, गुजरात के कोस्टल एरियाज में है, बट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, और ऐसा कहा गया कि अब एडमिनिस्ट्रेशन और कन्वीनियंट हो जाएगा. दैट इज वाई हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं: पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड फाइनली लक्षद्वीप आइलैंड. तो इंडिया के अंदर करेंटली 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. हम बात करें तो आप देखेंगे कि सर दिस इज दमन एंड दीव एंड हियर दादर एंड नागर हवेली, और इन दोनों को मर्ज करने का रीज़न क्या है कि सर ऑल्दो ये एक ही स्टेट में है और एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्हें 2 बनाने का कोई सेंस है नहीं, तो इनको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है ताकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईजिली हो सके. फाइन. सो फ्रेंड्स, आई होप इंडिया साइज एंड लोकेशन आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ है. आई होप मैं आपको सारी बातें बहुत क्लियरली बता पाया हूँ, बट इन केस अगर स्टिल कुछ भी बात रह जाती है, sir, comment section is always open for you. Go there and let me know your reviews, your comments. Fine, because it gives me an extra motivation कि sir आप अपने कोई भी reviews, suggestion, comments आप freely put up कर सकते हैं comment section में. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम समझेंगे कि इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है. दैट मीन्स कि फिजिकल डिवीजन क्या है. आखिर पूरे इंडिया में एक जैसा ही लैंडफॉर्म मिलता है या अलग अलग मिलता है, और अगर अलग अलग मिलता है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं. ट्रस्ट मी, दैट चैप्टर इज गोना वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो फाइन, हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, जहां पर हमने उसके साइज और लोकेशन को समझ लिया है, इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को समझ लिया है, इंडिया के पॉलिटिकल डिविजन्स को समझ लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल डिविजन्स को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इंडिया के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकें. फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज बने रहिए आप यहाँ पर. आई विल बी कमिंग अप विद मोर अपडेट्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच.